नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत साहब आजकल अवध के दौरे पर हैं और उन्होंने इस दौरे में वो तो लगातार चिंतन करते ही रहते हैं। उस दौरे में उन्होंने ये भी कहा कि अब हमको मुसलमानों, ईसाइयों और गुरुद्वारों में भी जाना चाहिए और हम जाएंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विस्तार के लिए ये ज़रूरी है। अच्छी बात है, भागवत साहब ने ऐसा सोचा, ये बहुत अच्छा किया उन्होंने। अब लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है कि इस समय इस जंक्चर पर जिस जंक्चर पर भाजपा खड़ी है चुनाव के बहाने पर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी एक तरीके से अब खुल के भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ आ गया है। पहले ऐसा नहीं था। पहले वो लोग एक जीना सा पर्दा रखते थे कि हम अलग हैं, भाजपा अलग है। हालांकि समझने वाले तब भी समझते थे कि संघ और भाजपा एक है, लेकिन बहरहाल जो जीना पर्दा था वो चल रहा था। इस समय इस बार की सरकार में ये जीना पर्दा भी हट गया और भागवत साहब ने कई बार हटाया भी। कई बार जब मसले पड़े तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी सरकार का बचाव भी किया। जब कोरोना में तमाम लोग मर गए थे तब भी अपने भागवत साहब एक बार सामने आए तो उन्होंने कहा कि जो मर गए ईश्वर ने उनका कल्याण कर दिया, बाकी लोगों के लिए मोदी जी देख रहे हैं। ऐसा हुआ। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि अपने जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत साहब है, उन्होंने इस जंक्शन पर जैसा मैंने कहा कि विस्तार की बात क्यों की, इसको समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा, तभी चीज़ों को समझ पाएंगे। जैसे मैंने पहले भी एक बार कहा था कि आज की राजनीति में जो भी जो उसका मतलब तरीका है वो एक तरीके से अंग्रेज़ों के देने, अभी भी मैं कह रहा हूँ। जो कुछ भी हो रहा है वो एक तरीके से उसका एजेंडा अंग्रेज़ी सेट कर गए थे, चीज़ें उसी के हिसाब से आगे बढ़ रही। अब आइए बात को शुरू करते हैं। तो चीज़ों को जैसे मैंने कहा कि समझने में थोड़ा मज़ा आएगा। अमूमन कांग्रेस और संघ को लोग एक-दूसरे के विरोधाभासी बताते हैं भी, लेकिन उनमें कुछ समानताएँ भी हैं और एक तरीके से देखिए तो उसी से रास्ता आगे की सोच का निकलता है। कांग्रेस और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक तरीके से जो मतलब परवान चढ़ने की जो समय है वो ऑलमोस्ट लगभग एक है। हालाँकि कांग्रेस 1885 में बनी और संघ में बना, लेकिन ये है कि जैसा मैंने कहा कि 1915 में महात्मा गांधी आए और 1925 में संघ बना। ये एक तरीके से 2 विचारधाराएँ साथ-साथ चलने लगी कि जब भारत आज़ाद होगा तो कौन-सी विचारधारा उस पर राज करेगी। महात्मा गांधी आए और उन्होंने कांग्रेस को एक तरीके से जनता तक पहुँचाया। जनता तक पहुँचाने के लिए उन्होंने अपने आप को जनता के साथ एकमेक किया। उस समय की जो न नंगी भूखी जनता थी, आधे कपड़ों में रहती थी, उसकी एक तरीके से बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी ने एकदम उसी के जैसा अपने आप को ढाला और उसके बाद जो गांधी जी ने किया वो इतिहास है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ एक चीज़ पे कांग्रेस का बहुत हमेशा से ध्यान रहा, ख़ास तौर से जब से महात्मा गांधी आए, कांग्रेस की एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक नीति भी रही, आर्थिक नीति भी रही, जिसका बार-बार उन्होंने अपने कांग्रेस के अधिवेशनों में चर्चा भी किया और वो इकोनॉमिक नीति जो भी थी, महात्मा गांधी के मरने के बाद वो लागू भी हुई। भारत या ये कह लीजिए कि इत्तेफ़ाक की बात है कि भारत के स्वतंत्र होने के बाद तत्काल बाद ही महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। लेकिन बहरहाल वो इकोनॉमिक पॉलिसी जो कांग्रेस ने चलाई, वो एक तरीके से कर्मकुंड थी। महात्मा गांधी ने ही कहा था कि हमको कल कारखाने बहुत नहीं चाहिए, थोड़े से ही चाहिए जितने ज़रूरी, और साथ ही साथ खेती की उन्नति की बात उन्होंने कही थी। और उसके अलावा सबसे बड़ा काम जो उन्होंने किया था, वो किया जिसका उन्होंने ज़िक्र भी किया कई बार कि हम आएँगे तो ज़मींदारी अबॉलिश कर देंगे और खेती को किसानों के बीच में ले जाएँगे। मतलब जोत को खेती की, और वो काम कांग्रेस ने किए। अगर ये मैं नए नए लोगों के लिए बता रहा हूँ, पुराने लोग तो जानते ही हैं कि पंडित नेहरू ने जब गद्दी संभाली तो उन्होंने पंचवर्षीय योजनाएँ चलाई, जिसमें 5-5 साल की योजनाओं का ढाँचा का खाँचा बना करके और चीज़ों को चलाया जाता था। खेती के लिए भी बहुत कुछ काम किया, इंडस्ट्रीज़ के लिए भी बहुत कुछ काम किया और साथ ही साथ जो काम यहाँ के किसान और उस समय के जो इंडस्ट्री से नहीं कर पा रहे थे, वो महात्मा नेहरू जी ने सरकार की मदद से किया। तमाम जो बड़े-बड़े बाँध और कल कारखाने जो बने, वो एक तरीके से सरकार ने ही किया। उसके पीछे 2 स्पष्ट कारण थे कि देश का रोज़गार बढ़े और देश की समृद्धि बढ़े, साथ ही साथ कई ऐसी दशाओं में भी देश आगे बढ़े, जिनमें देश काफ़ी पीछे था। और भी तमाम योजनाएँ नेहरू जी ने चलाई, चाहे परमाणु योजना थी, चाहे जो भी हो, जिसके फलितार्थ अभी तक धीरे-धीरे सामने आ रहे हैं। अब उसी के बरक्स अगर आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को देखें, तो जो कुछ पढ़ने लिखने में आया है, क्योंकि राष्ट्रीय, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक बंद सा संगठन है। जो वहाँ जाते हैं वही उसके बारे में जान सकते हैं, बाहर से जो लोग ऑब्ज़र्व करते हैं,
वो उतना मतलब ऑथेंटिकली नहीं कह पाते, ऐसा है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जब 1925 से बना और अभी आप समझ लीजिए कि एक तरीके से 2014 में जब अपने नरेंद्र मोदी की पहली बार इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट आई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, इन पूरे लगभग आप समझ मान के चलिए कि 90 सालों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कोई आर्थिक नीति है, ये न उन्होंने कभी बताई और न किसी ने पूछा, या हो सकता है किसी ने पूछा हो तो उन्होंने बताना मुनासिब नहीं समझा। जो बाहर से दिखाई देता है वो ये है कि उनका पूरा फ़ोकस जो था, केवल धर्म पर आधारित है। तमाम पहले भी धार्मिक आंदोलन उन्होंने चलाए और कहीं न कहीं से देखा जाए तो वो एक 50-60 तक 60 साल तक लुप्तप्राय जो भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी रही, वो एक तरीके से और साथ ही साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये सारी की सारी जो एक तरीके से ऐसी जो फ़ोर्सेस थी, इनका पुनरुत्थान भी राम मंदिर आंदोलन के साथ ही शुरू हुआ, उसके पहले बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई। और 2 बार इनको मौका मिला सरकार चलाने का, पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में और दूसरी बार अपने मोदी साहब के ज़माने में। अटल बिहारी की सरकार 25 दलों की सरकार थी, इसलिए उसको कुछ कहा नहीं जा सकता और इकोनॉमिक पॉलिसी में भी उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हीं पॉलिसीज़ को अख्तियार किया, जिन पॉलिसीज़ का वो संसद में विपक्ष रहते हुए खंडन करते थे और वो नरसिंह राव जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर के आए थे, उसी पे अटल जी चले। मुझे ये अच्छी तरीके से याद है जब उस समय कम्युनिस्ट पार्टियों ने और तमाम लोगों ने उनका विरोध किया अटल बिहारी वाजपेयी का, तो उन्होंने कहा भी कि आप मुझे ये बताइए कि मैं करूँ क्या? जो मुझे विरासत में मिला मैं वही कहूँगा, अगर आपको ये मेरी पॉलिसी नहीं पसंद है तो नई पॉलिसीज़ बताइए। बहरहाल, उसपे कांग्रेस के साथ भी उनकी नोक-झोंक हुई, संसद में कहा कि पूरा जिस तरीके से उन्होंने उदारवाद की नई लहर फैला दी अटल बिहारी वाजपेयी ने, उस पर कांग्रेस ने तंज़ भी कसा नरसिंह राव ने कि हमने तो अर्थव्यवस्था की खिड़की ही खोली थी, आपने तो पूरा दरवाज़ा खोल दिया। बहरहाल ये सब चला। उसके बाद सेकंड फेज़ फिर आया अपने नरेंद्र मोदी साहब का। इनका पूरा 9 साल का कार्यकाल ये बताने में पूरी तरीके से मतलब सक्षम है कि अर्थव्यवस्था पर मोदी सरकार पूरी तरीके से फ़ेल रही है। उनकी कोई आर्थिक नीति नहीं रही है और कांग्रेस की ही उन नीतियों को उन्होंने आगे बढ़ाया जिसको जो मनमोहन सिंह ज़माने में चली और मनमोहन सिंह तो उन नीतियों को सफलतापूर्वक चला ले गए, लेकिन अपने नरेंद्र मोदी उस काम को नहीं कर पाए और इकोनॉमी को एक तरीके से उन्होंने ऑलमोस्ट रसातल में पहुँचा दिया। जो वो बात कहते हैं ट्रिलियन इकोनॉमी की, इकोनॉमी के 2 पक्ष हैं, एक तो आपके पास कितनी संपदा है और दूसरी उस संपदा का तार्किक वितरण हो रहा है या नहीं। तो भारत के पास संपदा तो है नो डाउट, कम से कम जब भारत आज़ाद हुआ था तब की कंगाली से तो बहुत बेहतर है। लेकिन आर्थिक जो समानता है वो नहीं आ पा रही, वो मोदी जी उसको ला भी नहीं पाए। अब इस सिनेरियो में अपने मोहन भागवत साहब ने कहा है कि हम जो है हिंदू और हिंदुओं के साथ तो है ही हैं, अब मुसलमानों के साथ भी जाएँगे, चर्च में भी जाएँगे और क्या नाम है जो सिखों का है वो गुरुद्वारे में भी जाएँगे। ठीक है, अच्छी बात है। और वहाँ जाकर के हम सब लोगों के साथ मिले-जुलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे। ये भी बात समझ में आती है। लेकिन ये बात एक नहीं समझ में आ रही है कि जब आपकी कोई अर्थव्यवस्था ही नहीं है, जो आपकी अर्थव्यवस्था का कोई मॉडल ही नहीं है, तो उसमें भाई इतने साल तक हिंदुओं के साथ ही रहे, एक बार सरकार बन गई, लेकिन वो सरकार अर्थव्यवस्था पर तो पूरी तरीके से फेल रही, नरेंद्र मोदी की सरकार है, सब कहने वाले कह रहे हैं। वो माने न माने वो एक अलग बात है, लेकिन दिखाई दे रहा है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए वो ईसाइयों के साथ और मुसलमानों के साथ और गुरुद्वारों में भी चले भी जाएँगे, संगठन खड़े भी कर लेंगे, तो जब अर्थव्यवस्था ही काम नहीं करेगी, तो वो करेंगे क्या? ये बात अपने मोहन भागवत साहब को कहनी चाहिए, वो क्यों नहीं कह रहे मुझे नहीं पता। शायद उसका कारण यही हो कि उनके पास अपनी कोई आर्थिक नीति है ही नहीं। और इस चीज़ को आप ऐसे भी समझिए कि जो आर्थिक व्यवस्था अपने जैसे मैं कह भी चुका हूँ अपने मोदी साहब ने चलाई, वो एक तरीके से मनमोहन सिंह की ही देन थी और मनमोहन सिंह के सरकार के दूसरे कार्यकाल में ये बात सामने आ चुकी थी कि इस अर्थव्यवस्था की कुछ कमियां हैं और जिसको राहुल गांधी ने इस बार के अपने उसमें नकारा भी। उन्होंने कहा भी कि हाँ, हमारी अर्थव्यवस्था में ये कमियां थी। आरक्षण बिल में भी उन्होंने इस बात को कहा कि हाँ, हमारी ये कमियां थी, उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये है कि भागवत साहब ने जो कहा अच्छा कहा, ठीक है, लेकिन ये कहने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए कि इतने सारे विस्तार के बावजूद अगर वो विस्तार कर भी ले जाते हैं तो अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर वो बुरी तरीके से बैठ जाएंगे, क्योंकि अर्थ की कोई अपनी आर्थिक आर्थिक नीति है ही नहीं। अब इसी चीज़ को और थोड़ा सा समझाने के लिए मैं आपको एक पुराना पुराना चीज़ें भी बताऊंगा, उसको आप लोग सुनेंगे और समझेंगे और मनन करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। मैं बात कर रहा हूँ पेशवाओं की।
आप सभी जानते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों का जो नाभिनाल है एक तरीके से भी महाराष्ट्र है, पूना है और क्या नाम है नागपुर है, जो महाराष्ट्र का ही देन है और उनकी काफ़ी कुछ जो कार्य प्रणाली और सोच है वो कुछ काफ़ी कुछ पेशवा से ही मिलती है। मैं पहले भी एक बार बता चुका हूँ कि छत्रपति शिवाजी और पेशवा 2 अलग एंटिटीज़ थे। छत्रपति शिवाजी थे, उनकी अपनी पॉलिसीज़ थी हिंदुत्व को लेकर के, इकोनॉमी को लेकर के और उसके कालांतर में बाद में पेशवा आए, जिन्होंने शुरू मतलब एक तरीके से संगोली की संधि के माध्यम से छत्रपति को किनारे कर दिया, जो उस समय के छत्रपति थे और अपना इंडिपेंडेंट शासन जिन्होंने चलाना शुरू किया। पेशवा के शासन की भी यही सबसे बड़ी कमी थी। आप लोग अगर पढ़ेंगे, जानना चाहेंगे तो आप पढ़ सकते हैं। पेशवा का इतिहास बंगाली आपको पता चल जाएगा कि मुगलों का विरोध जो करने से उन्होंने शुरू की बात, उस विरोध को करते-करते वो एक तरीके से पूरे हिंदुस्तान का विरोध करने लगे। चाहे राजपूत राजा उनके निशाने पर थे, मुसलमान राजा तो और नवाब तो उनके निशाने पर थे ही थे। बाद के दिनों में वो जब पूरी तरीके से सत्ता लिप्सा में लिप्त हो गए, तो बाद के दिनों में हिंदू राजा भी जो थे उनके अगेंस्ट हो गए या ये कह लीजिए पेशवा उनके अगेंस्ट हो गए। उसी का नतीजा ये हुआ कि जब सन 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई और अहमद शाह अब्दाली सामने आया, तो अहमद शाह बहुत से हिंदू राजाओं ने और राजपूत राजाओं ने और भी तमाम हिंदू राजाओं ने अहमद शाह अब्दाली की मदद की, छुपे तौर पर हालाँकि और उसका नतीजा ये हुआ कि मराठे बुरी तरीके से हारे और एक तरीके से उनका मतलब सर्वनाश हो गया 1761 में ही। बाद के दिनों में थोड़ा बहुत उन्होंने आपको सँभाला अपने आप को, लेकिन फिर वही इकोनॉमिक पॉलिसी के उनके पास चूँकि कोई नहीं थी पेशवा के पास, इसलिए उस कमज़ोर पेशवा तंत्र को अंग्रेज़ों ने जिनके पास जैसी भी थी, अच्छी थी या बुरी थी लेकिन एक सुविचारित आर्थिक नीति थी, जिसके सामने पेशवा कहीं नहीं टिके और अंत में पेशवा का जो 2 हिस्सा था, एक पहले आपके अचिंतराव पेशवा थे, उनको अंग्रेज़ों ने पेंशन देके चित्रकूट रवाना किया और दूसरे बाजीराव पेशवा थे, जिनको उन्होंने पेंशन देकर के बिठूर रवाना किया, ये सब जानते हैं। पेशवा का जो पूरा कार्यकाल था, उसने एक बहुत बड़ा गलत काम किया, जिसको आप लोग चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, कि मुगलों की जो भी अच्छी पॉलिसी थी, इकोनॉमिक पॉलिसी थी, अच्छी थी या बुरी थी, वो तो मैं नहीं कहूँगा। बहरहाल एक सुविचारित इकोनॉमिक पॉलिसी उनकी भी थी, मुगलों की थी। उस पॉलिसी को तो उन्होंने नाश कर दिया, लेकिन वो अपनी नई इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर के नहीं आ पाए। नतीजा ये हुआ कि आप मिडवल पीरियड के इतिहास को उठा के पढ़ लीजिए। जब अंग्रेज़ आए हिंदुस्तान पर पूरी तरीके से काबिज़ होने के लिए, तो वो पूरी तरीके से अराजक हिंदुस्तान उनको विरासत में मिला, जहाँ तरह-तरह के पिंडारी और क्या नाम है ठग गिरोह घूम रहे थे, जो लोगों को मार-काट के लूट लेते थे। क्योंकि अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से छिन्न-भिन्न हो चुकी थी और उस छिन्न-भिन्न अर्थव्यवस्था को अंग्रेज़ों को अपने हिसाब से सँभालना था। उस समय जो हिंदुस्तानी शक्तियों की जो अर्थव्यवस्था थी, वो पूरी तरीके से ठगों और क्या नाम है लूट-पाट पर आधारित है, ये कहने में कोई संकोच नहीं है, आप इतिहास पढ़ सकते हैं। इसीलिए मेरा ये मानना है, हालाँकि भागवत साहब बड़ी चीज़ है, उनकी बात को काटना कैसे चाहिए, लेकिन फिलहाल तो लोकतंत्र भारत में है ही है, इसलिए अपनी बात कहनी चाहिए कि भागवत साहब विस्तार करें, बहुत अच्छी बात है, उनको करना भी चाहिए, पूरा सा अच्छा खासा संगठन है। लेकिन जब तक अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कोई आर्थिक पॉलिसी नहीं होगी, जो फिलहाल उनके पास नहीं है, तब तक भागवत साहब कितना भी विस्तार कर लें और उसका नतीजा यही निकलेगा जो इस समय निकल रहा है कि सरकार आप भले चला लें, लेकिन अर्थव्यवस्था पे आप दोनों ही बार फेल रहे, चाहे अटल बिहारी का ज़माना हो, चाहे अपने नरेंद्र मोदी का ज़माना हो और अर्थव्यवस्था पे और एक बात और कह के मैं बात खत्म करूँगा कि कांग्रेस के ज़माने में तो इंडस्ट्रियलिस्ट ने कांग्रेस को हाईजैक करने में काफ़ी समय लगाया। लेकिन ये कि भारतीय जनता पार्टी तो नरेंद्र मोदी के शासनकाल में एक तरीके से अंडानी और अंबानी के द्वारा हाईजैक्ड होकर के ही पावर में आई। उसका नतीजा आज जो चारों तरफ कंगाली और भुखमरी है आप देख रहे हैं और अराजकता है। अब मेरा ख़्याल है इस पे अपने अब भागवत साहब भी विचार करते ही होंगे, इस पे विचार करके कुछ मंथन करके और कुछ नई बात वो सामने करेंगे तो शायद लोगों को पसंद आएगी। बाकी तो जो आज की तारीख में जैसा हिंदुस्तान है, जैसा संघ है और जैसे नरेंद्र मोदी हैं, उसको लोग देख ही रहे हैं। अब आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।